चलिए हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक उसमें हम लोग ने चार्ज देख रहे थे। चार्ज देख रहे थे, चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर रहे थे तो सबसे पहले डिस्कस किए थे हम लोग कि कोई चार्ज को रेस्ट पे रखेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाएंगे या फिर उसको एक्सीलरेटेड मोशन करवाएंगे तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा। जैसे रेस्ट में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। जब एक्सीलरेटेड मोशन शो करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों प्रोड्यूस करेगा। ये हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग देख चुके थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख चुके थे। उसके बाद हम लोग देख चुके थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट चार्ज की जो प्रॉपर्टी है जो कि आप बहुत पहले से जानते हो, ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, जो फोर्स लगाता है चार्ज, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सब जानते हो पहले से ही कि सपोज कीजिए कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर होता है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट पोलैरिटी ऑफ चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। क्लियर। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या लगेगा, डिफरेंट चार्ज होगी, इसमें क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पहले से जानते हो, बचपन से जानते हो सारी चीजें। क्लियर। यानी अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि निगेटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो इसमें भी फोर्स ऑफ रिपल्सन ही लगेगा। सेम चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। यानी उन दोनों में फोर्स लगेगा। लेकिन कैसा फोर्स, फोर्स दो तरह के चार्ज में लगते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर सेम नेचर के चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन लगेगा, निगेटिव निगेटिव है तो रिपल्सन लगेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है या फिर निगेटिव है पॉजिटिव है, डिफरेंट नेचर के चार्ज है तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है कि कोई भी चार्ज बॉडी, क्लियर, अगर सेम नेचर का है तो रिपेल कर देगा, डिफरेंट नेचर का है तो अट्रैक्ट कर देगा। क्लियर। अब देखिए पंखा तो पंखे, लेकिन अब नेक्स्ट जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, कुछ भी नहीं करती, फोर्स लगाती है। क्लियर। तो देखिए अगर वो बात करेंगे हम लोग कि कोई भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी या क्या करेगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि कोई भी चार्ज बॉडी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, और न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट। जैसे देखिए आप समझिए इसको, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, बॉडी ये है, पॉजिटिव चार्ज है। एक बॉडी यहाँ पे है बी, क्लियर, ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज क्या है, जीरो। क्यों, नेट कितना है इस पे, जीरो। ये क्या हो गया, अनचार्ज बॉडी हो गया, न्यूट्रल बॉडी हो गया। क्लियर। तो क्या ए पॉजिटिव बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी या कुछ नहीं करती। याद रखिएगा कोई भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट। यानी दोनों में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। अब कैसे करती है, तो यहाँ पे इंडक्शन फेनोमेना होता है, यहाँ पे चार्ज पोलराइज होकर इधर निगेटिव आ जाता है और इधर नहीं पॉजिटिव आ जाता है। क्लियर। तो ये यहाँ सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात है कि कोई भी चार्ज बॉडी आप लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव लीजिए या निगेटिव लीजिए, क्लियर, उसके सामने कोई बॉडी रख दीजिए जो क्या है, अपने आप में न्यूट्रल है। तो ड्यू टू द इंडक्शन फिनोमेना हर एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। कैसे, तो आपने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को क्या कर ली, अट्रैक्ट। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए, यहाँ पे समझिए इसको, तो सपोज कीजिए यहाँ पे बॉडी है ए, लेकिन इसमें ऐसा चार्ज है निगेटिव, और इसके सामने एक बॉडी हमने रख दिया बी। क्लियर। इस पे क्यू नेट कितना है, जीरो, यानी क्या, न्यूट्रल बॉडी। अब निगेटिव बॉडी भी इस न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट, क्या लगाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी चार्ज बॉडी, चाहे वो पॉजिटिव बॉडी हो या निगेटिव हो, न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट। अब क्यों करती है, तो इसके पीछे एक रीजन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इंडक्शन फेनोमेना। कोई भी चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी न्यूट्रल बॉडी को लाते हैं तो अपने फेसिंग चार्ज पे अपोजिट में एक फेसिंग चार्ज डेवलप करता है जो इस चार्ज का अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव है तो इधर क्या डेवलप कर देगा, नेगेटिव, और इस नेगेटिव इस पॉजिटिव में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये नेगेटिव है
तो यहाँ पे क्या डेवलप कर देगा इस साइड में, पॉजिटिव। क्लियर? इस पॉजिटिव में और इस नेगेटिव में क्या लग जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पोलराइजेशन एंड इंडक्शन। क्लियर? तो अब सबसे पहला यहाँ कंसेप्ट आ गया कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। लेकिन कोई भी चार्ज बॉडी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब उसके सामने हम न्यूट्रल बॉडी को लाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट ही करेगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन में यहाँ पर देखा, समझिए इसको। जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में आ जाए कि यहाँ पे बॉडी ए है, बॉडी ए पॉजिटिव है और एक बॉडी बी है, ए नेगेटिव है। बोलिए दोनों में कैसा फोर्स लगेगा था, बोलिए कट से बोल दीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? लेकिन फिर बोल रहा है कि बॉडी ए बॉडी बी को अट्रैक्ट कर रहा है, बॉडी बी, एक बॉडी यहाँ पे सी लेते हैं, इस पे कोई चार्ज अभी डिफाइन नहीं किया। क्लियर? बोल रहा है बॉडी ए जो है बॉडी बी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। क्लियर? बॉडी ए बॉडी सी को भी अट्रैक्ट कर रहा है और बॉडी बी बॉडी सी को भी अट्रैक्ट कर रहा है। समझिए यहाँ बोल दिया, यहाँ पर देखने से लग रहा है कि बॉडी ए बॉडी बी को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन क्वेश्चन में और क्या मेंशन किया है कि बॉडी ए बॉडी सी को अटैक कर रहा है, बॉडी बी भी बॉडी सी को अटैक कर रहा है। तो जरा सोचिए, दिमाग यहाँ पर लगाइए कि अगर बॉडी ए पॉजिटिव है और बॉडी सी को अटैक कर रहा है तो इसको क्या होना चाहिए था, अगर सिंपल कांसेप्ट में सोचेंगे तो नेगेटिव होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में ए भी मेंशन कर दिया कि बॉडी बी बॉडी सी को अटैक कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो नेगेटिव हो गया। तो क्या ये नेगेटिव अटैक करेगा, रिपेल कर देता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि बॉडी सी क्या होगा, न्यूट्रल, तभी बॉडी ए भी इसको अट्रैक्ट कर पाएगा और बॉडी बी भी सी को अट्रैक्ट कर पाएगा। क्लियर? आया समझ में? तो ये था हमारा सबसे इसका लास्ट प्रॉपर्टी। क्लियर? किसका, चार्ज का। तो चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? पिछले क्लास में डिस्कस किए थे और इस क्लास में भी हम लोग ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसी बॉडी को, किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, तो हमको देखना है। तो ध्यान से सब लोग देखिए बोर्ड पे। क्लियर? कि किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे करें। तो देखिए तीन प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है, जनरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है या फिर कंपटीशन में आते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हम लोग चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मेनली भी तीन प्रोसेस पर फोकस करेंगे। किसी बॉडी को हम लोग अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, यानी चार्जिंग ऑफ बॉडी। नेक्स्ट कांसेप्ट है चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो तीन प्रोसेस उसकी होती हैं। पहला होता है बाई फ्रिक्शन, दूसरा होता है बाई कंडक्शन और तीसरा होता है बाई इंडक्शन। कौन कौन सा? बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन एंड बाई इंडक्शन। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान सुनिए कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को अगर चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन। उसको छोड़ के भी और भी फिनोमेना होती है, ड्यू टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? होता है उसके बाद होता है पीजो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इस पे आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे तो कौन कौन से प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे है बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन में क्या है कि सपोज कीजिए, यहाँ ध्यान से देखिए, थोड़ा फास्ट मोड में देखिए, यहाँ पे कोई बॉडी यहाँ पे दिया हुआ है ए, कोई बॉडी यहाँ पे दिया हुआ है ए। क्लियर? अब ए अनचार्ज बॉडी है, यानी इस पे क्यू नेट कितना है, 0। बॉडी भी है यहाँ पे, ए भी अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, इस पे भी क्यू नेट कितना है, 0। अब हम ये दोनों को चार्ज करना है। कुछ नहीं करेंगे, पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रगड़ देंगे। रगड़ देने का मतलब फ्रिक्शन दे देंगे, रबिंग करेंगे एक दूसरे के ऊपर। रबिंग करने के लिए दोनों कांटेक्ट में लाएंगे और कांटेक्ट में आने के बाद इसको रब कर देंगे एक दूसरे के ऊपर। ये बॉडी ए था, ये बॉडी बी था। अब हम लोग रब करके जैसे सेपरेट किए तो हमने देखा कि बॉडी ए पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बॉडी ए पे आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और बॉडी बी पे कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पे निगेटिव। बॉडी बी पे आ गया निगेटिव। क्लियर? तो मैं पहले ही बताया हूं कि रगड़ते समय क्या किया हमने, यहाँ पे एनर्जी डेवलप किया। एनर्जी दोनों को ट्रांसफर हुआ, बॉडी ए को भी बॉडी बी को भी। लेकिन जिसका वर्क फंक्शन कम था उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। पिछले क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इस पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। और बॉडी बी का वर्क फंक्शन ज्यादा था, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया था, इस पे क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। यानी बाय फ्रिक्शन से देखिए तो जरा, दो अनचार्ज बॉडी थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर रगड़ दिए, क्या बन गया, चार्ज बॉडी। क्लियर?
अकॉर्डिंग टू देयर वर्क फंक्शन दिस रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज और ये क्या रिक्वायर कर लिया नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इसका वर्क फंक्शन कम था, इसकी वर्क फंक्शन ज्यादा थी। अब देखिए नेक्स्ट, तो बाई फ्रिक्शन से आपको समझ में आ गया। तो बाई फ्रिक्शन में क्या बॉडी को कांटेक्ट में लाना पड़ता है? यस, बिना कांटेक्ट में लाए बाई फ्रिक्शन से हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं किसी भी अनचार्ज बॉडी पे चार्ज। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो है कौन सा? बाई कंडक्शन। तो बाई कंडक्शन में क्या करते हैं? तो बाई कंडक्शन में करते क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए। इसके लिए हमको एक चार्ज बॉडी लेना पड़ेगा और एक अनचार्ज बॉडी लेंगे, लेकिन कांटेक्ट मिलाएंगे दोनों को। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पे हम देखेंगे कि सपोज कीजिए यहां पे एक चार्ज बॉडी है, इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये बॉडी ए है। कौन सा प्रोसेस देख रहे हैं हम लोग? बाई कंडक्शन। बाई फ्रिक्शन हम लोग देख चुके हैं, तो बाई कंडक्शन में हम लोग देख रहे हैं बॉडी ए है और ये कौन सा बॉडी यहां पे दिया हुआ है? ये बॉडी बी है। इस पे क्यू नेट अभी 0 है और ये बॉडी बी पे अभी क्यू नेट कितना है? 0। आया समझ में? अब हम कुछ चाह रहे हैं कि नहीं बॉडी बी भी चार्ज हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो हम बॉडी ए को यहीं रखें, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कितना चार्ज है इसमें? Q। क्लियर? और ये बॉडी B है, इसको हम वायर से कंडक्टर से क्या किए? कनेक्ट कर दिए। जैसे इसको कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे, इसका जो सेम अमाउंट का चार्ज है, सेम पोलैरिटी चार्ज है, वो क्या करेगा? इसमें से कुछ चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ए भी बॉडी क्या रिक्वायर कर लेगा? चार्ज रिक्वायर करेगा। तो यानी ये पहले अनचार्ज था, अब इस पे Q नेट नॉट इक्वल टू 0, इस पे Q नेट आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि इस पे कितना चार्ज था? Q था। ठीक है? अब इस पे कितना आ गया? इस पे डेवलप हो गया क्या? स्मॉल q। क्लियर? तब इस पे नेट चार्ज कितना रह जाएगा? q माइनस स्मॉल q, इस पे चला गया कुछ। क्लियर? आया समझ में? अगर इसमें हम लोग कंडक्शन की बात करेंगे तो कंडक्शन में भी आप देख रहे हैं कि दोनों को हमको क्या करना पड़ रहा है? कांटेक्ट में लाना पड़ रहा है। ठीक है? अब देखिए सेम कंडक्शन प्रोसेस में सेम अमाउंट में भी चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं। यहाँ पे चार्ज जो ट्रांसफर होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि दोनों बॉडी की पोटेंशियल क्या है। क्लियर? उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज की ट्रांसफर होती है, बॉडी की शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग चार्ज की ट्रांसफर होती है, बॉडी की नेचर के अकॉर्डिंग चार्ज की ट्रांसफर होती है। जैसे सपोज कीजिए कि बोल दे यहाँ पे एक बॉडी था ए, किसी मटेरियल का बना हुआ था, इस पे चार्ज कितना था? Q। क्लियर? और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी कौन सा दिया हुआ है? B। इस पे Q नेट कितना है? 0। अब बोला कि दोनों कांटेक्ट में आती है, इसकी रेडियस कितनी है? R। इसकी रेडियस कितनी है? R। स्फेरिकल बॉडी है दोनों। ठीक है? रेडियस R है तो सरफेस एरिया आपको समझ में सेम ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी रेडियस R है, इसकी भी रेडियस R है। शेप एंड साइज भी सेम है, दोनों गोला है, वो भी गोला है, वो भी स्फीयर है, ये स्फीयर है, यानी शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। क्लियर? अब ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया? कांटेक्ट मिला दिया। कांटेक्ट मिला दिया, तो वहां वो वायर से कांटेक्ट मिला रहे थे, यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट मिला दिया। क्लियर? और कांटेक्ट को जैसे हम लोग हटा के यहां से इसको सेपरेट करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं कि जैसे यहां से कांटेक्ट से हटाएंगे तो बॉडी ये था, ये बॉडी भी था, शेप एंड साइज सेम है, मटेरियल सेम है, तो सेम अमाउंट पे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। यानी इस पे कितना था? Q, उस पे कितना चार्ज था? 0। यानी कितना अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर होगा? सेम अमाउंट में। यानी ये बॉडी A हो गया, ये बॉडी B हो गया, इस पे चार्ज कितना हो गया? तो यहाँ पे Q/2 इस पे चला जाएगा, Q/2 इस पे चला जाएगा, सेम अमाउंट में चार्ज चला जाएगा बाय द कंडक्शन। क्लियर? अब देखिए जैसे इसमें हम लोग आगे फोर्स पढ़ेंगे तो इसकी एप्लीकेशन आएगी, इस जो कांसेप्ट हम लोग देख रहे हैं इसकी एप्लीकेशन आएगी वहां पे, फोर्स की वहां पे रेशियो निकालना हो। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट इसमें देखने जा रहे हैं Q/2 हो गया, Q/2 हो गया। ठीक है? क्यों हुआ? क्योंकि दोनों को हम लोग ने टच कराया, दोनों सेम मटेरियल के बने होते, मटेरियल अलग होता है, सेम नहीं होता, शेप एंड साइज अलग होता तो सेम चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, चार्ज ट्रांसफर होगा लेकिन सेम अमाउंट में नहीं होता। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होनी चाहिए थी और मटेरियल भी सेम होता तो सेम चार्ज Q/2 ये दोनों पे चला जाता। क्लियर? जैसे आप देखिए नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा मैं और इसको डिटेल कर रहा हूं, इसको समझिए। कि सपोज कीजिए हमें बोला कि बॉडी कौन सा है, इस पे कितना चार्ज है? Q। एक बॉडी कौन सा है यहाँ पर? B। इस पे चार्ज कितना है? Q कितना है? 0। और एक यहाँ पे बॉडी कितना है? C।
इस पे चार्ज कितना है? Q। क्लियर? अब यहां तो बोल रहा है कि पहले बॉडी ए और बी को टच कराएं। तो बताइए बॉडी ए पे कितना चार्ज आएगा, बॉडी बी पे कितना आएगा। तो आपको मालूम बॉडी ए और बी को अगर टच कराइएगा, यहाँ पे ये दोनों को टच करा के सेपरेट करिएगा, ये दोनों को बॉडी ए हो गया, ये बॉडी बी हो गई, ये दोनों को टच कराया यहाँ पे और सेपरेट कर दिए, यहाँ से फिर हटा दिए, इसको हटाएं तो बॉडी ए पे कितना चार्ज आएगा? Q/2। सेम साइज का है सर, सेम शेप साइज का है बॉडी, क्लियर, सेम मटेरियल का है। बॉडी ए पे भी Q/2, बॉडी बी पे भी कितना आ जाएगा? Q/2। क्लियर? अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इसमें देखिए कि अगर फिर बॉडी बी को उठाकर हम लोग इससे टच कराना है, बॉडी सी से इससे टच कराने के बाद तो बोला बॉडी सी पे नेक्स्ट फाइनल चार्ज कितना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बॉडी सी से हम लोग टच कराएंगे तो ये बॉडी कौन सा हो गया? बी, बॉडी सी। इस पे चार्ज कितना था पहले? Q/2, और इस पे चार्ज कितना था? Q। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे, और ये भी क्या है, तीनों सेम शेप एंड साइज के हैं, तीनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जोड़ के हाफ कर देंगे, ऐड कर लेंगे, तो Q/2 प्लस इस पे चार्ज कितना है? Q अपॉन क्या कर देंगे? 2। ठीक है, नेट चार्ज निकल जाएगा कि बॉडी बी पे कितना आ जाएगा, बॉडी सी पे, दोनों पे इक्वल अमाउंट पे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? आया समझ में? तो ये था कौन सा प्रोसेस? बाय कंडक्शन। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, बाय इंडक्शन। किसी भी अनचार्ज बॉडी को अगर चार्ज करना है तो कौन सा प्रोसेस लेंगे हम लोग? बाय इंडक्शन। इस प्रोसेस में क्या होगा, तो देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है कि कोई भी बॉडी, चार्ज बॉडी कोई है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कोई बॉडी और हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है बहुत दूर पे कौन सा बॉडी दिया हुआ है? बी। इस पे चार्ज कितना है? Q कितना है? 0, अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल है। और इस पे चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज दिया हुआ है इसमें? पॉजिटिव चार्ज Q दिया हुआ है, सपोज कीजिए Q दिया हुआ है। अब इस बॉडी बी को हम लोग इसके नजदीक लाएंगे, बहुत नजदीक नहीं, थोड़ा सा दूर रखेंगे, कांटेक्ट नहीं लाना। क्लियर? यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया बॉडी बी। अब बॉडी बी जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा ए के, तो ए क्या करेगा कि अपने फेसिंग सरफेस, अपने सामने वाले सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन कर देगा और निगेटिव चार्ज यहाँ पे खींच लेगा, क्योंकि जितना इसमें पॉजिटिव होता है इसमें निगेटिव है, तभी तो न्यूट्रल था। तो निगेटिव चार्ज सारा का सारा बी का निगेटिव चार्ज इधर पोलराइज हो जाएगा और उसी अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज इधर पोलराइज हो जाएगा। अब देखिए जरा सोचिए कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर था तो अपने फेसिंग सरफेस तरफ कौन सा चार्ज डेवलप करवा दिया? निगेटिव, और उतना ही चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव इधर हो गया। अभी भी हम लोग सोचेंगे इसमें जरा, तो जरा देखिए जितना इधर निगेटिव उतना ही पॉजिटिव है, नेट तो अभी भी जीरो ही है, लेकिन यहाँ पे चार्ज का डेवलपमेंट हुआ, एक तरफ निगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया। निगेटिव इधर क्यों आएगा? क्योंकि पॉजिटिव वाला अपने तरफ क्या डेवलप करवा देगा? निगेटिव। क्लियर? ड्यू टू द इंडक्शन फिनोमेना। क्लियर? और इसी को बोलते हैं इंडक्शन। अब देखिए इसमें क्या होगा, और इसी इंडक्शन के कारण से ये तो बॉडी अपने आप में न्यूट्रल था, लेकिन इस इंडक्शन फिनोमेना के कारण से देखिए तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इधर क्या है? पॉजिटिव, दोनों में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स अट्रैक्शन। इसीलिए कोई भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी क्या करती है? अट्रैक्ट। अब फिर इसको चार्ज बनाना है आपको, बॉडी चार्ज बॉडी बनाना है, इसको पूरी तरह से चार्ज बनाना है। क्लियर? तो कुछ मत कीजिए इसको, ये बॉडी बी को अर्थिड कर दिया। अर्थिंग का साइन ऐसे होता है, हम लोग आगे पोटेंशियल में पढ़ेंगे क्यों होता है। क्लियर? तो जैसे इसको अर्थिंग करेंगे तो निगेटिव था इधर, ये पॉजिटिव वाला पूरा पूरा अर्थ में चला जाएगा, और इस बॉडी को अभी भी हमारे पास कौन सा है? ये सामने है, इस पे क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव है। अब क्या होगा कि इस, अब ये यहाँ पे इसको अर्थिंग कर दिए, अब जैसे यहाँ पे इसको अर्थिंग हटा दीजिए और यहाँ बॉडी को क्या बना दीजिए? बी को, और बॉडी ए को हटा दीजिए, ए को यहाँ से हटा दीजिए। क्लियर? ए को यहाँ से रिप्लेस कर दिए और इसको हटा दिए। अब ये निगेटिव पूरे बॉडी पे चारों तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी पूरा पोलराइज हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यानी बॉडी क्या हो जाएगी? निगेटिव। यानी पहले बॉडी बी क्या थी? न्यूट्रल, अब कैसा दिखेगा? निगेटिव। क्लियर? अब देखिए अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसमें इंडक्शन में। क्लियर? तो इंडक्शन में क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए इंडक्शन फिनोमेना में। कि अगर सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पे कोई बॉडी पहले से कैसा है? ए है, और ये क्या है? निगेटिव बॉडी, निगेटिव, और इसके सामने कौन सा बॉडी ला रहे हैं आप? एक न्यूट्रल बॉडी बी ला रहे हैं।
अब बी लाके इसे सामने रख दिए तो इधर क्या डेवलप होगा, अब फिर से बोलेंगे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव। सामने में क्या होगा, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव था, इस सामने क्या होगा, पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव इधर डेवलप हो जाएगा। क्लियर। फिर इसको अर्टिकल नीचे चला जाएगा, इसको रिप्लेस किए, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ड्यू टू द इंडक्शन फिनोमेना। क्लियर। अब आप देखिए इसमें आपको प्रूव हो जाएगा कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था, इसमें क्या आ गया, सामने पॉजिटिव, क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अट्रैक्शन। क्लियर। अब देखिए इंडक्शन फिनोमेना में क्या बॉडी को कांटेक्ट में लाना पड़ रहा है, नहीं, बॉडी को बिना कांटेक्ट में लाए उसके चार्ज को क्या करा रहे हैं, हम इंड्यूस करवा रहे हैं, यही होता है इंडक्शन फिनोमेना। क्लियर। तो ये तीन प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन और बाय फ्रिक्शन, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अनचार्ज बॉडी को क्या बनाते हैं, चार्ज। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, यानी अगर हम लोग देखें इसमें तो कंडक्शन में और इंडक्शन में, कंडक्शन फिनोमेना में और इंडक्शन फिनोमेना में बॉडी को कांटेक्ट में लाना पड़ता है कि नहीं, कंडक्शन में और इंडक्शन में, तो कंडक्शन में नहीं लाना पड़ता है, लाना पड़ता है, कंडक्शन में लाना पड़ता है, फ्रिक्शन में लाना पड़ता है। और इंडक्शन फिनोमेना बिना कांटेक्ट में लाए उसको चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग कर देते हैं, उसको चार्ज डेवलप नहीं कर सकते हैं, चार्जिंग कर, चार्ज बॉडी क्या करते हैं हम लोग, चार्जिंग कर देते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रोसेस कैसा, अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देगा। क्लियर। यानी हमारे चार्ज का मैक्सिमम कंसेप्ट खत्म हो गया। मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था और इस क्लास में हमने देखा था, पहले तो हमने चार्ज का डेफिनेशन पढ़ा था, क्लियर, मास के साथ एनालॉग पढ़ा था, उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चार्ज की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ी थी इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्लियर। और चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज अपने आप में कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी चार्ज को जोड़ना होगा तो स्केलर मेथड से जोड़िएगा, वेक्टर मेथड से नहीं। यानी +2q है -3q है तो उसको हम सीधे +2q +-3q कर देंगे, ठीक है, और जोड़ लेंगे, स्केलर प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी चार्ज पोटेंशियल रखेंगे, मोशन में लाएंगे और स्टेटेड मोशन में लाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सेम चार्ज, नेचर के चार्ज क्या करेंगे, रिपेल टू ईच अदर, डिफरेंट नेचर के चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्लियर। अब कोई भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी क्या करेगी, अट्रैक्ट होता है, इंडक्शन फिनोमेना। क्लियर। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि कोई भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, तो पहला था बाय फ्रिक्शन, दूसरा था बाय कंडक्शन, तीसरा था बाय इंडक्शन। क्लियर। ये मेन प्रोसेस है, आप किसी बुक में देखिएगा आपको मिल जाएगा ये सारी चीज, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल सिर्फ एक ही जगह से आती है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हम लोग करेंगे उस न्यूमेरिकल्स को। क्लियर। अब देखिए, अब कुछ चीजें ऐसी है कि और कितने मेथड हो सकते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के, तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं यार। जैसे आप देखोगे तो बाय फोटोलिटिक इफेक्ट, कोई अगर न्यूट्रल मेटल सरफेस है जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके ऊपर लाइट डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो चार्ज सरफेस कैसा बन जाएगा, चार्ज। उसके बाद थर्मोनिक इमिशन है, फील्ड इमिशन है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे अलग अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन था फोकस हम लोग इस पे देखेंगे, बाकी हमारे ऑफलाइन क्लासेस में वो देखेंगे पूरा डिटेल्स का। क्लियर। लेकिन इससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। सिर्फ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कैसा है जहां से न्यूमेरिकल आपको चार्ज में आएगा। अब अगला जो टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो है फोर्स। फोर्स कौन सा फोर्स, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स पढ़ेंगे तो उस फोर्स का नाम है कूलम्बिक फोर्स, ठीक है ना। जब दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, उसको डिफाइन किए थे कौन, कूलम, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। क्लियर। तो बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, बहुत ज्यादा आपको दिमाग पे स्ट्रेस देके नहीं समझना है इसको, बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल आता है जो कि मैं बताऊंगा, उसके बाद एक भी न्यूमेरिकल आपको किसी बुक से छूटेगा नहीं इसका। क्लियर। बस उस पर आप फोकस करें। जैसे हम सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो देखिए कूलम एक साइंटिस्ट ने उन्होंने डिफाइन किया था इसको, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा चीज है, दो पॉइंट चार्ज ले लीजिए, एक पॉइंट चार्ज मैंने क्या ले लिया यहाँ पे Q1 और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्या ले लिया मैंने Q2। क्लियर। एक Q1 ले लिया, एक Q2 ले लिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। कितने डिस्टेंस सेपरेट कर दिया यहाँ से, R डिस्टेंस से। तो उन्होंने बोला था, बहुत सिंपल से बोला था, ये दोनों में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है और रिपल्सन भी लग सकता है। अगर दोनों सेम नेचर के होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सन लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो रिपल्सन लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्शन लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो अट्रैक्शन लगेगा। क्लियर। तो लेकिन वो लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन, तो उसकी मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। फैक्टर क्या क्या होंगे,
इसमें इस मैग्नीट्यूड, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगी, फोर्स कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा। तो देखिए सबसे पहले तो उन्होंने बोला था कि ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे, ये दोनों के प्रोडक्ट के Q1 Q2 के, क्लियर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो गया, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, अभी वेक्टर फॉर्म से यूज नहीं करते हैं। इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया यहाँ पर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर। अब इस साइन को हटाने के लिए हमको यहाँ पे कांस्टेंट डालना पड़ेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करेंगे हम लोग। तो सपोज कीजिए कि चार्ज को हम लोग जहाँ रखेंगे, क्लियर, इस चार्ज को हम जहाँ रखेंगे वो मीडियम कैसा है, यहाँ पे फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस में जब इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी टोटल वैल्यू होगी वो होगी आपकी 9 × 10⁹, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे इसमें 9 × 10⁹। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे, अब आगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे इसकी वैल्यू पूरा हम लोग डिटेल पुट करेंगे इसमें। तो f इसमें कितना आ जाएगा आपका, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी जितना ज्यादा चार्ज की मैग्नीट्यूड आप बढ़ाइएगा, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा फोर्स इंक्रीज करेगा। लेकिन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस आप इंक्रीज कीजिएगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डिस्टेंस घटाइएगा तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मीनिंग सिंपल मीनिंग यही है, जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं सब, क्लियर। और तीसरा एक और फैक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया ए तो कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, एक नया टर्म यहाँ पे E नॉट क्या है, तो E नॉट जो है इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे सिर्फ E रहेगा तो उसको बोलेंगे परमिटिविटी, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अभी होता क्या है, तो देखिए एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मीडियम के लिए E की वैल्यू चेंज होती है। फ्री स्पेस के लिए E नॉट की, अगर हम लोग हवा पे किसी और मीडियम जाते हैं, तेल में चले जाते हैं, वायु में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो देखिए सबसे बड़ा चीज इसमें आ रहा है कि आखिर ये फोर्स किस फैक्टर पे डिपेंड किया है यहाँ पे। तो ये फोर्स देखिए, ये फोर्स तो एक तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड किया कि चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना है, मान लीजिए 10 कूलम है, 10 कूलम में तो उसका मैग्नीट्यूड है, उस पे डिपेंड किया। और दोनों के प्रोडक्ट के क्या है, प्रोपोर्शनल है। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, दोनों के डिस्टेंस, तो अगर दोनों के डिस्टेंस R है तो उससे क्या है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर। अगर हम लोग देखेंगे तो एक और फैक्टर हमको यहाँ पे दिख गया, कौन सा फैक्टर, तो यहाँ पे फैक्टर आपको दिख रहा है कौन सा, E नॉट, क्लियर। अब AC से डिफाइन होता है कौन सा, यहाँ पे मीडियम। ये जस्ट E नॉट यूज किया तो फ्री स्पेस के लिए यूज करेंगे। अगर हम लोग ER यूज करेंगे या फिर E यूज करेंगे तो किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, किसी भी मीडियम, अलग मीडियम के लिए यूज करेंगे। यानी ये मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी मीडियम को भी चेंज कर दीजिएगा तब भी कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल विल बी चेंज, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वो। जबकि आप पढ़े हैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स नहीं होता है। वो चाहे हवा में रखिए, पानी में ले जाइए, चांद पे ले जाइए, सितारा पे ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो G तो यूनिवर्सल होता है उसका, क्लियर। और G यूनिवर्सल है तो उसका फोर्स जो है मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होगा, मीडियम चेंज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, क्लियर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा। चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीडियम चेंज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा, क्लियर। अब जैसे देखिए सपोज कीजिए तो यही कूलम की क्या थी, ये कूलम की लॉ थी बस। और इसको हम लोग अभी पूरा इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। अभी ये तो कहानी, ये तो बहुत लॉलीपॉप चीज है जो बचपन से आप पढ़ते आते हो, ठीक है। कूलम तो ऐसा नहीं पहली बार देख रहे हो, ठीक है। लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे मेडिकल में है, IIT है, किसी एग्जाम में आएगी, इसकी एप्लीकेशन थोड़ा सा वो थिंकिंग जनरेशन की काम करेगी और वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन कैसे आ गया, यहाँ पे Q1 है और ये क्या है यहाँ पे Q2 चार्ज, क्लियर।
अब देखिए Q1 Q2 चार्ज दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। सिंपल सा फोर्स आप निकालने जाएंगे तो क्या लेंगे, फ्री स्पेस है, यानी क्या है, बिल्कुल फ्री स्पेस है वैक्यूम में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब बोलेगा फिर इसमें कि हमने क्या किया, डिस्टेंस को कितना कर दिया, हाफ, तो फोर्स, नया फोर्स क्या होगा, F ही रहेगा, नहीं F डैश होगा, और डिस्टेंस को हाफ करिएगा तो फोर्स बढ़ेगा घटेगा, अरे बढ़ जाएगा ना, एक कम होगा, ये वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, नहीं F डैश क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, कितना से इंक्रीज करेगा, डेटा पूरे बना सकते हैं यहाँ से। उसके बाद बोलेगा नहीं ये 10 कूलम था, ये 10 कूलम था, हमने कितना कर दिया इसको 20 कूलम, 20 कूलम, पहले कितना था 10 कूलम, 10 कूलम, और डिस्टेंस कितना था 10 मीटर, तो फोर्स कितना लगा था F। अब बोलेगा यहाँ पर 20 कूलम, 20 कूलम, डिस्टेंस कितना है 10, तो F डैश क्या होगा, तो F डैश उस केस में भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये दोनों के मैग्नीट्यूड को आपने क्या किया, बढ़ा दिया। तो यही क्वेश्चन है लॉलीपॉप टाइप का, ठीक है, पहला सिंपल सा चीज है जो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि आता है चार्ज को बढ़ा देगा, डिस्टेंस को बढ़ा देगा, चार्ज घटा देगा, डिस्टेंस को घटा देगा, चार्ज को बढ़ा देगा, डिस्टेंस घटा देगा, और F और F डैश में आपको कंपैरिजन पूछेगा जो आप बना लेंगे, आप लोग काफी स्मार्ट हो, बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर दूसरा इसमें अगर इस सिंपल सा चीज लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा इसमें कि बोलेगा नहीं पहले किस में था, ये फ्री स्पेस में या फिर एयर में था, परमिटिविटी कितनी थी, E0। क्लियर। अब इसको बोलेगा कि इसको उठा के हमने पहले कितना चार्ज था, Q1, ये चार्ज कितनी थी Q2, डिस्टेंस कितना था R। क्लियर। अब इसको हम लोगों ने उठा के कहां डाल दिया, तो हमने उठा के डाल दिया एक ऐसे मीडियम में जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक पूरा पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहां मैं बता दूंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Q1 चार्ज है, ये क्या है Q2 चार्ज है। क्लियर। और पहले किसमें एयर में था, कितना था इसका, E0 था। अब इसको ऐसे मीडियम में डाल दिए, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, K है, डिस्टेंस वही रहने दी है R, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी अभी भी क्या है, Q1 Q2 है, वही सेम है। क्या फोर्स चेंज करेगा, तो पहले फोर्स कितना लग रहा था ये दोनों के बीच में, F। अब क्या फोर्स F लगेगा, नहीं, फोर्स चेंज हो गई, मीडियम चेंज हो गई, मीडियम बदल गई, तो मीडियम बदल गई तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी फोर्स मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगी, चेंज। तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो फोर्स अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो फोर्स यहाँ पे हो जाएगा आपका, फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बहुत जगह किताब में देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी K लिखता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिख रहे हैं K। क्लियर। तो इसी फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग अब निकालेंगे यहाँ पे। तो अब पहले फोर्स कितना था इसमें, तो पहले फोर्स अगर हम लोग निकालते तो कितना आता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ फोर्स डेवलप होता है। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट फोर्स हम लोग देखेंगे F डैश, तो F डैश तो K टाइम्स डिक्रीज करेगा किसके, F के, यानी F डैश कितना हो जाएगा, F डैश क्या हो जाएगा, F अपॉन K, इसके K टाइम्स कट जाएगा। क्लियर। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो इसकी वैल्यू थी, इनटू K, ये नया टर्म आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। अब जरा सोचिए तो ये जो आप देख रहे हैं E0 इंटू K, यानी एक टर्म यहां पे आया ना, कौन सा टर्म आया आपका, E0 इंटू K, ये आपका हो गया यहां पे E0 इंटू K, ये मीडियम की परमिटिविटी हो गई, उस मीडियम, इस मीडियम की परमिटिविटी क्या हो गई, E is equal to क्या हो जाएगा, E0 into K, where K is equal to डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, E0 is equal to परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस into K करेंगे तो क्या आ गया, E आया। अब E यहाँ क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर। यानी अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो आपको A दिया रहेगा, A दिया रहेगा, और इसकी वैल्यू निकाल के आप वहां पुट कर दीजिएगा तो फोर्स निकल जाएगा। या फिर बहुत बार आपसे A दे देगा, बोले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो K इज इक्वल टू क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, K के इक्वल हो गया, यही यहां देगा रिलेटिव परमिटिविटी ER इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन E0। क्लियर। जैसे फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं आपको, इस पे ध्यान से देखिए क्योंकि ये सब बेसिक है, बहुत छोटी चीजें हैं जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए F इज इक्वल टू क्या है, F डैश इज इक्वल टू F अपॉन K। F क्या है, जब हम लोग कहां पे फोर्स निकाले थे, जब वो फ्री स्पेस में था। क्लियर। जब हम लोग उसी डायमेंशन, उसी सब कुछ, उसी कॉन्फ़िगरेशन में उठाए कहां डाल दिए, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K में डाल दिए, तो फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा,
के इसलिए F' तो कितना टाइम होगा k टाइम। अब इसको हम लोग यहाँ पुट करें फिर तो F कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, यहाँ पे क्या होगा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये टर्म आ रहा है e नॉट इनटू k, ये क्या देगा इसको हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई e इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर। अब एक इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया था। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे डाला हम लोग e इज इक्वल टू क्या है e नॉट इनटू k, k इज इक्वल डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे e अपॉन e नॉट, इसी को बोलते हैं ER रिलेटिव परमिटिविटी e अपॉन e नॉट। तो ये सब डेटा एनालिसिस आएगा जब कर सकते हैं। क्लियर। तो आपने यहाँ पे देखा कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने जब यहाँ पे देखा तो सबसे पहले देखा कि 2 पॉइंट चार्ज आपने रखा कितने डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिला जाता है रिपल्सन डिपेंड अपॉन देयर नेचर ऑफ चार्ज। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी, तो उसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी वो बात किस बात पे डिपेंड करेगी कि वहां पे वो चार्ज की दोनों के चार्ज की प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड कितनी है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा q1 q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/r², मतलब डिस्टेंस की स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। जब उसको हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r², फ्री स्पेस में फोर्स आएगा। लेकिन किसी भी मीडियम में हम डाल दें उसको उसी कॉन्फ़िगरेशन को बिना r को डिस्टेंस को चेंज किए बिना चार्ज को चेंज किए, तो क्या फोर्स वही रहेगा? नहीं, फोर्स चेंज हो जाएगा। तो आखिर कैसे चेंज होगा फोर्स? तो फोर्स इस फैक्टर पे चेंज होगा कि उस मीडियम की डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या है। तो फोर्स डायरेक्टिव कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। यानी फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k q1 q2 अपॉन r², वेयर e नॉट इनटू k इज इक्वल टू क्या होगा e इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी e इज इक्वल टू e नॉट इनटू k, तो k इज इक्वल टू e अपॉन e नॉट, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दोनों का रेशियो क्या देगा k, और इसी को बोलेंगे हम लोग ER रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और परमिटिविटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, तो हम लोग आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब देखिए जो हमने यहाँ फोर्स पढ़ा, ठीक है, अब इसकी नेचर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर पढ़े हम लोग, कौन सी फोर्स की F इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होता है। क्लियर। तब देखिए इसमें पहला तो इसमें ये होता है कि ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? मीडियम डिपेंडेंट। जब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? मीडियम इंडिपेंडेंट। क्लियर। दूसरा अगर आप देखेंगे इसमें दूसरी चीज हमारी है तो ये फोर्स कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? सेंट्रल फोर्स का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है r, और एक और स्फीयर है यहाँ पे, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी भी r। क्लियर। r भी हो सकता है 2r भी हो सकता है, कोई फैक्टर नहीं पड़ता है। इस पे आपने चार्ज डाला q, सरफेस पे आ गया चार्ज, इस पे भी चार्ज डाला कौन सा q1, इस पे q1 डाला, इस पे q2 डाला। तो अब आपको डिस्टेंस लेना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दोनों के बीच की सरफेस का डिस्टेंस कितना दिया हुआ x, बोला बताइए इसमें फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कभी भी फोर्स आपको इसके सेंटर से निकालना होगा। कहां पे कौन साइड करेगा? उस सेंटर से, यानी डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक की लेनी होगी। ऐसा नहीं कि सरफेस से सरफेस का ले लीजिएगा, यानी आप डिस्टेंस जो r यहां पे कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो यहां पे जो कैपिटल R हम मान लेते हैं, कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a वाला r प्लस ये डिस्टेंस x, अब प्लस यहां से यहां तक कितना हो गया r, यानी कितना हो जाएगा 2r प्लस x। क्लियर। ar होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन फ्री स्पेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा यहाँ पे q1 q2 अपॉन कितना ar², कैपिटल R² की वैल्यू कितनी है 2r प्लस x होल स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे। ऐसा कभी मत करिएगा कि यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन x², दिस इज रॉन्ग, दिस इज बिकॉज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स। कहां से आपको लेना है? सेंटर से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए इसमें दूसरा फोर्स होता है, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी होती है कि मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। मीडियम चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा, चाहे आप चार्ज को चेंज कीजिए या नहीं कीजिए, डिस्टेंस को चेंज कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन मीडियम चेंज कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा। तो किस कैसे चेंज होगा?
तो ये डिपेंड करेगा कि उस मीडियम की डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या है। क्लियर? यानी कौन सा फोर्स होता है? मीडियम डिपेंडेंट। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? मीडियम इंडिपेंडेंट। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग इसमें देखेंगे इसका, ठीक है, दो है इसकी। फर्स्ट सेकंड तो हमने देख लिया, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। कौन सा नेचर का फोर्स होता है? कंजर्वेटिव नेचर का। कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है, यानी इसका आप लोग पढ़े हैं वर्क और एनर्जी में कि इसके कारण से जो आप वर्क डन परफॉर्म करवाइएगा, ठीक है ना, वो पाथ पे डिपेंड ना करे, किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे। यानी ये याद रखिएगा कौन सा नेचर का फोर्स होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर। क्लियर? अगर नेक्स्ट इसका देखें हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कौन सी प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक बॉडी पे डिफरेंट बॉडी के कारण से जो इफेक्ट हो वो क्या हो? एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो? इंडिपेंडेंट। और उन सबको क्या करते हैं हम लोग? वेक्टर सम करके जोड़ लेते हैं तो नेट इफेक्ट निकल जाती है। यही होता है सुपरपोजिशन, जो आप लोग पढ़े होंगे, एसएचएम में पढ़े होंगे। क्लियर? अब देखिए यहां पे सुपरपोजिशन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? क्यू चार्ज है। यहाँ पे चार्ज कैसा है? यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, एक चार्ज कैसा है यहाँ पे? Q2, और एक चार्ज कैसा है यहाँ पे? Q3। तीन चार्ज दिए हैं, Q1, Q2 और Q3। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? बोलिए, ये डिस्टेंस दिया हुआ कितना? यहाँ पे R1। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? R2। और ये डिस्टेंस इसमें कितना दिया हुआ है? R3। मान लीजिए तीनों जो है पॉजिटिव ही है, वो भी क्या है? पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसके कारण से इस पे फोर्स कितना लग रहा है? सपोज कीजिए कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? F1। वेक्टर साइन देना देख सकते हैं। इस पे कितना लग रहा है? F2। और इसके कारण से इस पे कितना लग रहा है? F3। अब F1 जो है F2 से कोई फर्क मतलब नहीं रखता, यानी इससे इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। F2 F3 से कोई मतलब नहीं रखता, और F3 F2 से कोई मतलब नहीं रखता। तब इस पे नेट फोर्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, वेक्टर सम कर देंगे इसका। F net इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। अगर बहुत सारे फोर्स आएंगे तो सो ऑन करके जोड़ते चले जाएंगे Fn तक। क्लियर? इसी को बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन। और इसी पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप पाएंगे कहां? किस पे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहां पे, तो नेक्स्ट कांसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं तो क्या है? तो देखिए इसका अब थोड़ा सा हम पॉजिटिव नेगेटिव कांसेप्ट पे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको बोले यहां पे कि एक चार्ज है यहां पे कौन सा? Q1, और एक चार्ज कौन सा है यहां पे? Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। कितना डिस्टेंस है? R। क्लियर? अब देखिए यहां पे जरा सोचिए और समझिए। ये बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथली सोचिए, स्मूथली समझिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन जो पढ़े हैं वो सब बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे Q1 है, यहां पे क्या है? Q2 है। अब यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या लगाएगा? इससे फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी ये वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन इस पे लगाएगा तो क्या अपनी तरफ खींचेगा? नहीं, इसको धक्का मारेगा इधर, यानी इधर की तरफ फोर्स लगा देगा। इस फोर्स को क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब Q1 क्या करेगा? इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा तो बुलाएगा अपनी तरफ, नहीं ना भगाएगा ना, इधर तरफ फोर्स लगाएगा। क्लियर? ये क्या लाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन कौन सा लगाएगा? 2 किसके कारण से? 1 के कारण से। अब देखिए दोनों जब पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स हमने इस तरह से दिखाया, यानी रिपल्सन नेचर ऐसा ही होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1 इधर की तरफ, यानी ए वाला इस पे फोर्स किधर लाएगा? इस साइड। Q1 के कारण से Q2 पर रिपल्सन का फोर्स किधर लाएगा? तो F किस पे? 2 पे, किसके कारण से? 1 के कारण से इधर, यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। आया समझ में ना? अब अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज लेते हैं कौन सा? जहां पे अगर सपोज करो चार्ज कौन सा ले रहे हैं हम लोग? Q1। ये क्या ले रहे हैं? बोलो पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग? Q2। ये क्या ले रहे हैं? बोलो निगेटिव। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। आया समझ में? अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या है पॉजिटिव इस निगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट रिपेल। तो क्या करेगा यहाँ पे? अट्रैक्ट करेगा ना। यहाँ तो सेम नेचर चार्ज रिपेल कर रहा था, लेकिन ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे खींचेगा ना। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा बताओ जरा? तो एक फोर्स हो जाएगा, फोर्स किस पे?
1 को कौन खींच रहा है? 2, फोर्स ऑन ड्यू टू द 2, ऐसे। और इसको 2 को कौन खींचेगा? 1 इधर अपनी तरफ, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1, और ऐसे दिखाएंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? आया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, अब ये आपसे पूछा जाए कि क्या यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1 क्या इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे? तो याद रखिएगा, इसका एक और प्रॉपर्टी है, किसका? कूलम्ब्स लॉ अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स की एक और प्रॉपर्टी है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर फॉलो करता है तो बताइए, जितना ये मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसने इस पे लगाया एक्शन, तो उतना ही तो रिएक्शन होगा ना। एक्शन क्या होंगे? सेम। यानी ये चार्ज का अमाउंट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, 10 कूलम हो 20 कूलम क्यों ना हो, ये Q1 पे लगने वाला फोर्स और Q2 पे लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, क्या होंगे? वो एक्शन रिएक्शन क्या होंगे? पेयर होंगे, और एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। और देखिए यहाँ पे देखिए इक्वल एंड अपोजिट है ना। क्लियर? एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। मान लीजिए कि Q1 अगर Q2 को 10 न्यूटन फोर्स की तरफ से रिपेल कर रहा है, तो Q2 भी Q1 को 10 न्यूटन फोर्स से रिपेल करेगा, चाहे 10 कूलम का हो या 20 कूलम का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डेटा पुट करके बनाइएगा तो भैया आएगा। उसी तरह यहाँ भी वही बात है कि Q1 जितना फोर्स से Q2 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, Q2 भी उतना ही फोर्स से Q1 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ही फॉलो करता है कौन? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्सन जो भी है कूलम फोर्स लगता है। क्लियर? आया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट इसका, तो अगर हम लोग इसमें इतना सारी चीज हम लोग देख ली, ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ये सब तो सब आप पहले से जानते भी उतना वो, ठीक है, सबसे बड़ी चीज है न्यूमेरिकल, क्योंकि थ्योरी तो सब लोग समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनता। और याद रखिए न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा, और वो मालूम है मैं तो वही करवाऊंगा। क्लियर? देखिए आपको इसके सारे न्यूमेरिकल बनाने के लिए इतनी सारी चीज सफिशिएंट है। आप बोलिए ई नॉट की वैल्यू आप देखेंगे, नहीं तो मैं लिख दूंगा बोर्ड पे अभी, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, के की वैल्यू अलग अलग मीडियम के अलग होगी, वो सब दिया जाएगा। क्लियर? अब इसका यूनिट डायमेंशन, तो यूनिट डायमेंशन आप सबको मालूम है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दे देता F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², बोले ई नॉट की बताइए यहाँ पे यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, तो फोर्स का लिखो यहाँ, चार्ज का लिखो यहाँ, डिस्टेंस का लिखो, इधर काट कूट दो सब निकल जाएगा। ये सब तो कर ही लियोगे यूनिट डायमेंशन में तुम लोग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका, इस पे आपको क्या आएंगे, इसके क्वेश्चंस के बारे में यहाँ ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन आगे पूछेगा कैसे। पहला क्वेश्चन इसमें आएगा कंपैरिजन बेस्ड। कंपैरिजन बेस्ड का मतलब है कि आपसे किसी बॉडी का एक बॉडी दे देगा 10 kg का, दूसरा बॉडी देगा 20 kg का, एक पे देगा 10 कूलम का चार्ज, एक पे देगा 20 कूलम का चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन दे देगा 10 मीटर। अब बोले बताइए इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। तब मुझे मालूम है कि दोनों मास भी है और चार्ज भी है, चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर P इसके है तो Q1 Q2 अपॉन r²। डेटा पुट कर दीजिए, मास है तो ग्रेविटेशनल कितना रहेगा G m1 m2 अपॉन r², दोनों को Fe अपॉन Fg कीजिए, काटिए, रेशियो वहां से निकल जाएगा। क्लियर? तो ये आपको एक ये सब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, अब किताब में भरा रहेगा, आप जाइएगा ना ऑब्जेक्टिव बुक देखिए, ऐसे क्वेश्चन भर जाते हैं, इसमें कोई दम नहीं होती और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते एग्जामिनेशन में। क्लियर? उसके बाद अगर यही कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो इसका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो कौन सा क्वेश्चन आएंगे, तो दूसरा आएगा सुपरपोजिशन पे। इसका आएगा सुपरपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको आएंगे क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, जो कि मैं ये समझाऊंगा आपको। किस पे आएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। थर्ड किस पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम फोर्स हम पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। अगर नेट टॉर्क का नेट फोर्स किसी बॉडी पे 0 हो जाए तो बॉडी सेट टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और उस पे क्वेश्चन आएंगे यहां पे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो इसका क्वेश्चन आने का तरीका होता है वो होता है मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन, यानी मैकेनिक्स, लॉ ऑफ मोशन और रोटेशनल मैकेनिक्स को एक साथ इंक्लूड कर देगा और उसके बाद आपको इस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये चार तरह के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आया समझ में? क्लियर? तो हम जस्ट इसके बाद वाले सेक्शन हम लोग क्वेश्चन वाली सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो काफी एनर्जेटिक
और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए होगी, और इंटरेस्टिंग हो या लेडीज हो या ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एग्जाम के लिए। आया समझ में ना? और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग होगी ना, लेडीज भी होगी, तो उतना तो देखना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल जब तक आप नहीं सॉल्व करिएगा, न्यूमेरिकल नहीं बनाइएगा, तो कोई फायदा नहीं है। मेरी जो क्लासेस होगी बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगी। क्लियर? अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, जो अगले अंत तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में भरा रहेगा, ठीक है। आया समझ में? तो मैं सारा न्यूमेरिकल डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद आप कोई भी पूछ जाएगा, उठा के बनाइएगा, आपसे बनेगा। बस मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर आ रहा हूँ, ठीक है। दीपा सर